Assalamu alaikum. In today's lecture we are going to complete our previous chapter that is फंजाई। और जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि हमने फंजाई जो है उसको जो यूनिसेलुलर फंजाई है यानी कि यीस्ट उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने मोल्ड्स के बारे में पढ़ा जो कि मल्टीसेलुलर फंजाई है। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट स्लाइम मोल्ड्स एंड द वाटर मोल्ड्स, यानी मोल्ड्स की कुछ टाइप्स हैं जिसमें आपके पास स्लाइम मोल्ड्स आते हैं और वाटर मोल्ड्स आते हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक के पेज नंबर 65 के ऊपर मौजूद है। तो आज का हमारा टॉपिक है जनाब स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स बेसिकली है क्या चीज़ें। दिस इज़ वाटर। ओके। तो जो आपके स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये आपके बाकी फंजाई की निस्बत, ये वाटर मोल्ड्स जो हैं ये दोनों के दोनों जो आपकी फंजाई हैं ये बाकी फंजाई की निस्बत काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होती हैं। इनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, इनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका, इनका खुराक हासिल करने का तरीका वो काफ़ी मुख्तलिफ होता है एज़ कम्पेयर टू यीस्ट और या जो दूसरी टाइप की फंजाई होती हैं उनसे। अब आपकी जो मोल्ड्स हैं वो मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती हैं, तकरीबन आपकी 100+ मोल्ड्स की टाइप्स होती हैं, जिनमें से दो इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं वो हैं आपकी स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। सो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि दोनों टाइप्स जो हैं स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स ये आपकी डिफरेंट होती हैं फंजाई से, लेकिन आप इनको फंजाई के ग्रुप में ही रखते हैं। क्यों रखते हैं उसकी बेसिक रीज़न ये है कि ये अपेरेंस वाइज आर लाइक फंजाई, यानी इनकी शक्ल सूरत जो है वो फंजाई की तरह से होती है, बट देयर लाइफ साइकिल, यानी इनका लाइफ साइकिल से मुराद है कि ये ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं, अपनी नई जनरेशन कैसे पैदा करती हैं, और इनका जो इनकी रिप्रोडक्शन, ठीक है जी, ये डिफरेंट है फंजाई की निस्बत। सिर्फ शक्ल की बेस पर हमने इनको किंगडम फंजाई के अंदर रखा हुआ है, जबकि इनकी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगी, इनकी ऑर्गेनाइजेशन या सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ये जो है फंजाई से टोटली डिफरेंट होती हैं। तो आज हम डिफरेंस देखेंगे कि इनके अंदर बेसिक डिफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। ठीक है जी। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये हमारे पास दो तरह की, तो आपको पता है कि मोल्ड्स हैं तो ये मल्टी सेलुलर फंजाई हैं, यानी इनकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक स्लाइम मोल्ड्स की जो एक टाइप है उसको आप कहते हैं ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, जो दूसरी टाइप है इसको आप कहते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनको आप दूसरे अल्फाज में जो है वो प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। ठीक है जी, दो नाम हैं, इन दोनों से आप इनको याद करते हैं। जबकि जो आपकी टाइप सेकंड है इसको आप कहते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, और इसके अलावा आप इसको कहते हैं माई एक्स अमेबा। ये साथ ही वर्ड है माई एक्स अमेबा, यानी ये जो आपकी फंजाई होती हैं इसको आप माई एक्स अमेबा भी कहते हैं और इसको सेलुलर स्लाइम मोड्स भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक अमेबा की तरह से दिखाई देती हैं। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, बेसिकली दोनों जो हैं ये वाली फंजाई हो चाहे ये वाली फंजाई हो, ये दोनों जो हैं वो अमेबा की तरह का बिहेवियर शो करती हैं। अमेबा को आपको आइडिया होगा कि अमेबा कैसा होता है, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कि अमेबा जो है वो एक इस शक्ल का जानदार होता है, ठीक है जी, जिसके ऊपर कोई फ्लैजेला नहीं होते, कोई धागा नुमा साख्तें नहीं होती, कोई थ्रेड्स नहीं होते जो कि उसको हेल्प करें मूव करने में, हरकत करने में। तो नॉर्मली जो धागा नुमा साख्तें होती हैं या जो फ्लैजेला होते हैं या जो हाइफी होते हैं वो किस काम आते हैं, वो इस काम आते हैं कि वो जानदार को आगे मूव करने में, चलने फिरने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो मोड्स हैं, चाहे आप इसकी बात करें चाहे आप इसकी बात करें, इन दोनों के ऊपर किसी किस्म के कोई हाइफी नहीं होते, कोई फ्लैजेला नहीं होते, कोई धागा नुमा साख्तें नहीं होती। ये जो है अमेबा की तरह के दिखाई देते हैं। यही वजह है कि जो स्लाइम मोड्स हैं इनको हम
लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। प्रोटिस्ट क्या होते हैं? प्रोटिस्ट जो है वो पानी वाले कीड़े होते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा क्या है? एक प्रोटिस्ट है, क्योंकि ये अमीबा की तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी बॉडी की जो शक्ल सूरत है या जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो अमीबा की तरह से मिलता जुलता है, इसलिए इनको हम अमीबा की तरह के प्रोटिस्ट भी कहते हैं और इनको हम स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनको हमने रखा हुआ है ग्रुप फंजाई के अंदर, यानी किंगडम फंजाई के अंदर हमने इनको रखा हुआ है। अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा मूव कैसे करता है? अमीबा की बॉडी में मूव करने के लिए कोई धागानुमा साख्ते नहीं है। तो अमीबा क्या करता है? अपनी बॉडी की इन चीज़ों को, ये जो आपको इसकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के उभार नज़र आ रहे हैं, इन्हीं उभारों की मदद से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमीबा आगे जाना चाहता है तो ये क्या करेगा? अपनी बॉडी की शक्ल चेंज करेगा, इन उभारों में तब्दीली लाएगा और आगे मूव करेगा। यहाँ से अमीबा मूव करना चाहता है तो इन उभारों की मदद से ये आगे की तरफ मूव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमीबा है तो ये अपनी इस टाइप की जो है वो मूवमेंट शो करता है, अपनी बॉडी की शेप चेंज करता है और आगे की तरफ मूव करता है। तो ये जो आपके स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, इनका लाइफ साइकिल जो है वो तकरीबन अमीबा की तरह से होता है, इसलिए आप इनको प्रोटेस्ट या प्रोटिस्टा की तरह के जानदार भी कहते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नाम का मैंने आपको बता दिया कि वो पूछ सकता है कि ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं उनको क्या, किस नाम से, दूसरा क्या नाम होता है? तो वो पूछ सकता है प्लाज्मोडियल कहते हैं या उनको सेलुलर कहते हैं या उनको माइक्स अमीबा कहते हैं, तो उनको प्लाज्मोडियल कहते हैं। ठीक है जी। अब डिफरेंस ये है कि जो आपके ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनके अंदर बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनकी अगर आप मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब है कि इनकी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। जबकि जो आपके सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनकी बॉडी जो होती है वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि इनकी बॉडी के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस पे इनकी पूरी बॉडी जो है वो ज़िंदगी गुजारती है। जो आपके ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, जो काइटिन की बनी हुई सेल वॉल है वो इनके अंदर नहीं होती, इनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि जो आपके सेलुलर आपके जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनकी बॉडी में सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, अगर पेपर में आएगा तो आप इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके जो है वो लिख लेंगे। किताब में काफ़ी कम्प्लेक्स लिखा हुआ है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा तो आपके लिए पेपर अटैम्प्ट करना ईजी हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो डिफरेंस है कि जो आपके ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर मल्टी न्यूक्लियस होते हैं तो इससे जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं प्लांट में, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो स्पोर्स के ज़रिए से भी होता है कि प्लांट अपने स्पोर्स या जरदाने पैदा करते हैं। ये स्पोर्स जाके किसी ज़मीन पे गिरते हैं, कोई तितली आके इन पे बैठती है या कोई और कीड़ा इन पे आके बैठता है तो ये स्पोर्स इनकी बॉडी के साथ अटैच होते हैं और जब ये कीड़े मकोड़े या तितली जो है वो हवा में उड़ती है तो स्पोर्स उसकी बॉडी से झड़ जाते हैं, ज़मीन पे गिरते हैं और जिस जगह ये स्पोर्स गिरते हैं वहाँ पे एक नया पौधा जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इन दोनों के स्पोर्स बनाने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। जो आपके ए सेलुलर प्लाज्मोडियल होते हैं ये स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन अकर बाय मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? ये एक पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि आपने 9th-10th की बायो में अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा तो 9th-10th की बायो आप उठाएंगे और उसमें जो डिफरेंट इसके फेज़ होते हैं, मेटाफेज़, एनाफेज़, वो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा इनमें जो स्पोर्स फॉर्मेशन होती है वो जो है वो होती है इसके अंदर बेसिकली माइटोसिस के ज़रिए से, स्पोर फॉर्मेशन बाय माइटोसिस। ठीक है जी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, इनके जो स्पोर्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि 2n की शक्ल में होते हैं, यानी डबल होते हैं। इस केस में जो स्पोर्स बनते हैं वो हिप्लॉयड होते हैं, यानी वो सिंगल होते हैं। सिंगल क्यों होते हैं? क्योंकि इनका न्यूक्लियस सिंगल है तो ये सिंगल तरह के स्पोर्स पैदा करते हैं। इनका मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लिहाजा इनके जो स्पोर्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है जी।
नेक्स्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो आपके ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनकी जो उनके अंदर जो है वो कलरफुल प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है, एक ऐसा पार्ट होता है सेल का जो कि सेल को हेल्प करता है रिप्रोडक्शन करने में। तो जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनके अंदर बेसिक रिप्रोडक्शन के लिए उनके पास प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, जबकि जो आपके सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनके अंदर कोई कलरफुल प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इनके अंदर सिंपल साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ठीक है जी, सिंपल साइटोप्लाज्म मौजूद होता है जो कि कलरफुल नहीं होता, नॉर्मल जैसे बाकी जानदारों का साइटोप्लाज्म जेल की तरह का होता है उसी तरह का इनका साइटोप्लाज्म होता है। फिर वही साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं नई जनरेशन को ग्रो कराने में। सो डिफरेंस ये है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो सिंपल होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर जैसे सबके अंदर होता है। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेशल चीज़ होती है जिसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि कलरफुल होता है और ये भी न्यूक्लियस के साथ मिलकर हेल्प करता है नई जनरेशन को ग्रो कराने में। नेक्स्ट डिफरेंस है कि अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन। इसकी डिवीजन को हम कहते हैं डिवीजन माइएक्सो माइकोटा। माइएक्सो माइकोटा ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो है वो एमसीक्यू है। जबकि जो आपके सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनकी डिवीजन को आप कहते हैं डिवीजन एक्रेशियो माइकोटा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली डिफरेंस हैं जो कि आपने याद रखने हैं। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस हैं। अगर आपसे 5 नंबर का सवाल भी आता है तो आप ये बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? सबसे पहले आप बताएंगे कि स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स ऐसे फंजाई होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस में फंजाई की तरह से होते हैं, जबकि इनका जो लाइफ साइकिल है या रिप्रोडक्शन का तरीका है वो जो है वो डिफरेंट होता है। फिर स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स में भी फ़र्क होता है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लाइम मोल्ड्स की कि स्लाइम मोल्ड्स बाकी फंजाई से क्यों मुख्तलिफ होते हैं। क्योंकि ये अमीबा की तरह हरकत करते हैं, इसलिए हम इनको प्रोटिस्ट भी कहते हैं। और ये फंजाई से इसलिए मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि फंजाई के ऊपर कोई ना कोई धागानुमा साख्त होती है, कोई फ्लैजेला होता है, कोई हाइफी होते हैं जो कि उसको हरकत करने में हेल्प करते हैं। जबकि स्लाइम मोल्ड्स में कोई धागानुमा साख्तें नहीं होती, बल्कि उनकी बॉडी जो है वो अमीबा की तरह से होती है। बॉडी की शेप चेंज होती है जिसकी वजह से जो आपके स्पोर्स होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। अब आपके पास स्लाइम मोल्ड्स दो तरह के हैं। एक है जनाब ए सेलुलर जिनको आप प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। दूसरे हैं सेलुलर या माइएक्सो माइअमीबा स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। ठीक है जी, उनका डिफरेंस आपको बता दिया है कि मल्टी न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। इनके स्पोर्स मियोसिस से बनते हैं, इनके स्पोर्स माइटोसिस से बनते हैं। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी किताब के अंदर नहीं हैं, ठीक है, तो उसमें आप एडिशन कर लेंगे। इनके स्पोर्स जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, इनके स्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, यानी सिंगल स्पोर होते हैं। इनके अंदर कलरफुल प्रोटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर कलरफुल प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इनकी डिवीजन का नाम होता है माइएक्सो माइकोटा और इनकी डिवीजन का नाम होता है एक्रेशियो माइकोटा। ये हैं 6 डिफरेंस जो कि इन दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं लेकिन वो आपसे रिलेटेड नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की खुराक कैसे हासिल करते हैं। चाहे आपके स्लाइम मोल्ड्स सेलुलर हों या ए सेलुलर हों, दोनों ही obtain फूड बाय फैगोसाइटोसिस। ये भी ऑब्टेन फूड बाय फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस को आप सिंपली कह सकते हैं कि फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इंगल्फ कर लेना, निगल जाना, किसी भी चीज़ को बॉडी के अंदर निगल जाना इस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ठीक है जी, कैसे हम एंगल्फ करते हैं या कैसे उसको जो है फैगोसाइटोसिस करते हैं। जो अमेबा होता है, अमेबा की बॉडी के अंदर भी खुराक हासिल करने का जो अमल होता है वो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से होता है। किस तरह से? ये अमेबा की शेप है, ठीक है जी। सपोज करें कि ये जानदार है या ये टारगेट है जिसको अमेबा ने खाना है। अब अमेबा का ना तो कोई मुंह है, ना ही कोई पाँव है, ना ही कोई हाथ है, तो वो खुराक कैसे खाता है? वो क्या करता है,
अपनी बॉडी की ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं, प्रोजेक्शंस मीन ये जो उभार होते हैं, इसको इस टारगेट के गिर्द जो है वो, क्योंकि उसकी बॉडी की शेप अगर इस तरह से है ना, सपोज ये शेप है, तो बॉडी की शेप चेंज हो सकती है। इसकी ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं ये छोटे बड़े साइज़ के हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपका जो भी उसका खुराक आती है वो उस खुराक को अपनी बॉडी के शेप के मुताबिक उस खुराक के गिर्द अपनी बॉडी जो है वो एडजस्ट कर लेता है। पहले उसकी शेप कुछ और थी, अब उसने क्या किया है, अब उसने अपनी बॉडी इस तरह से कर ली है कि खुराक उसकी बॉडी के अंदर आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में सपोज करें खुराक यहाँ थी, तो इसने बॉडी इतनी चेंज कर लेता है कि ये खुराक जो होती है इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसकी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आप इसको सिंपल समझ सकते हैं, सपोज़ ये जो है कोई बॉडी है अमीबा की और उसको कोई खुराक चाहिए, या मैं सपोज ये खुराक है, ठीक है। अब अमीबा ने क्या करना है, खुराक हासिल करने के लिए, जो आप मेरी उंगलियां देख रहे हैं ये समझे प्रोजेक्शंस हैं। अमीबा क्या करेगा, इस और ये जो है ये खुराक है, ठीक है। अमीबा क्या करेगा, अपने प्रोजेक्शंस को इस खुराक के गिर्द जो है वो इतनी टाइटली कर लेगा कि ये जो खुराक है ये इसकी बॉडी के अंदर चली जाएगी और उसकी बॉडी के अंदर ये फूड जो है वो एंटर हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस करना, यानी अपनी स्किन के ज़रिए से ही किसी भी खुराक को अपने अंदर जो है वो इंगल्फ कर लेना, खींच लेना, उसको इनटेक कर लेना, ठीक है। तो दोनों तरह के जो आपके स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनके अंदर सेम चीज़ क्या है कि वो खुराक जो है वो सेम तरीके से हासिल करते हैं। बाकी उनका लाइफ साइकिल, उनका रिप्रोडक्शन, उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनाब वाटर मोल्ड्स की, कि वाटर मोल्ड्स क्या होते हैं। नाम बता रहा है कि ये स्लाइम मोल्ड से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वाटर मोल्ड्स को हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एग फंजाई। एग फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है, एग की तरह की होती है, इसलिए हम इनको एग फंजाई कहते हैं। अब वाटर मोल्ड का स्लाइम मोल्ड से डिफरेंस ये भी होता है कि वाटर मोल्ड्स के ऊपर दे हैव फ्लैजेला या ब्रांच फिलामेंट्स, ठीक है जी। आप दे हैव ब्रांच्ड फिलामेंट्स, फिलामेंट्स का क्या मतलब है, धागा नुमा साख्तें। कार्ड हाइफी, जो कि आपने पीछे पढ़ी थी कि हाइफी क्या होते हैं, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी आपने पढ़े थे, कि इनकी बॉडी के अंदर हाइफी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इनको मूव करने में। जबकि जो आपके स्लाइम मोड्स थे इनकी बॉडी में किसी किस्म के हाइफी मौजूद नहीं थे, यही वजह थी कि ये प्रोटिस्ट की तरह के थे। जबकि आपके वाटर मोल्ड्स आपकी फंजाई से इस लिहाज से रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर हाइफी मौजूद होते हैं, धागानुमा साख्तें मौजूद होती हैं। सपोज़ करें कि ये जो है कोई आपका वाटर मोल्ड है, इसके ऊपर इस तरह की साख्तें मौजूद होंगी जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव कर सकता है, जबकि स्लाइम मोल्ड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं थी, ठीक है जी। उसके अलावा इसको जो है इनके अंदर आपने ये बात कर ली, इनकी डिवीजन जो होती है उस डिवीजन को हम कहते हैं डिवीजन ओमाइसीट्स, ठीक है जी। डिवीजन्स आपने याद रखनी है कि सेलुलर फंजाई की सेलुलर की डिवीजन क्या थी, माइक्सोमाइकोटा। सेलुलर की डिवीजन क्या थी, एक्रेशियोमाइकोटा। और वाटर मोल्ड्स की डिवीजन क्या थी, ओमाइसीट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि तमाम फंजाई का आपको पता है कि उनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है, काइटन की बनी हुई होती है। जबकि वाटर मोल्ड जो होते हैं हैव सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, यानी इनकी जो सेल वॉल होती है वो प्लांट की तरह की होती है। तमाम फंजाई में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, सिवाय एक फंजाई के जिसका नाम है वाटर मोल्ड, और वाटर मोल्ड की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। तो ये तो आपका वो एमसीक्यू है जो कि पेट एमसीक्यू है, हर हाल में आना ही आना है, ठीक है जी। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। उसके अलावा एक और इसमें ये चीज़ है कि अगर आप इनके माइटोकॉन्ड्रिया देखें कि इनके अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया देखें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ सेल। तो इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ट्यूबुलर शक्ल का होता है, ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी क्या होती है, क्रिस्टी को आप कह सकते हैं
कि फोल्डिंग ऑफ इनर, जिसको आप कह सकते हैं यानी फोल्ड हो जाना आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है उसका। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रक्चर है जिसकी मेम्ब्रेन होती है, अगर वो मेम्ब्रेन जो है वो किसी तरह से फोल्ड हो जाए तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको आप कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी मीन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी अंदर की तरफ मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसकी वजह से क्रिस्टी बनती है। जबकि बाकी जितने भी आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेलुलर हो चाहे ए सेलुलर हो, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी नहीं होती, सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेम शक्ल में रहता है, लेकिन इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपनी मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ फोल्ड करके माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी बनाता है। ठीक है जी। और अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं बाय रिप्रोडक्शन सेक्सुअली, यानी इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जिसको आप स्पोर्ट्स के ज़रिए से रिप्रोडक्शन जो है वो कह सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स के अंदर। और स्लाइम मोल्ड्स की दो टाइप्स हैं, वाटर मोल्ड की भी वाटर मोल्ड की भी डिफरेंस है। तो आपने इन तीनों का डिफरेंस जो है वो याद रखना है, और ये सवाल अगर आपसे आएगा और आपने ये लेक्चर तैयार किया हुआ होगा तो आपके लिए इनफ है, किताब खोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाम याद ज़रूर रखने हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है। दूसरा आपने डिवीजन ज़रूर याद रखनी है, दोनों की डिवीजन्स क्या हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सेल वॉल ज़रूर याद रखनी है कि सेल वॉल किसकी काइटन की बनी हुई है और किसकी सेल वॉल काइटन की नहीं बनी हुई, सिवाय वाटर मोल्ड्स के तमाम फंजाई की सेल वॉल जो है वो आप बनी हुई होती है उसकी काइटन की। अब आ जाता है जनाब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं। ठीक है जी। न्यूट्रिशन के लिए ज़्यादातर उन्होंने आपको मैंने इसका तो बता दिया है कि स्लाइम मोल्ड अपनी कैसे खुराक हासिल करते हैं। स्लाइम मोल्ड जो है वो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से अपनी खुराक हासिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन ऑफ वाटर मोल्ड्स। ठीक है जी। वाटर मोल्ड्स क्या करते हैं? वाटर मोल्ड एक तो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स डिफरेंस हम देखेंगे क्या होते हैं। दूसरा होता है डीकम्पोजर्स। तीसरी जो इसकी होती है डेट इज़ पैरासाइट। ये तीन तरह से वाटर मोल्ड्स अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि वो जानदार जो कि डेड चीज़ों के ऊपर या गली सड़ी चीज़ों के ऊपर मुर्दा जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, उनको आप कहते हैं सेप्रोट्रॉफ। यानी कि कोई जानदार मर गया है, उसकी बॉडी से अगर फंजाई या बैक्टीरिया खुराक हासिल करेगा तो खुराक हासिल करने का जो अमल होगा वो सेप्रोट्रॉफिकली होगा, और उन जानदारों को हम कहेंगे सेप्रोट्रॉफ्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स का मतलब होता है किसी चीज़ की तोड़ फोड़ करना। वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुर्दा ही हो। डीकम्पोजर्स को दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं किसी भी कम्प्लेक्स चीज़ को सादा चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना इज़ कॉल्ड डीकम्पोजिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर लिपिड्स मौजूद हैं, या जानदार की बॉडी नहीं भी अवेलेबल तो बैक्टीरिया के लिए या फंजाई के लिए ज़मीन तो अवेलेबल है, सॉइल तो अवेलेबल है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, सॉइल मौजूद है, पानी है उसके अंदर, फर्टिलाइज़र्स मौजूद हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो आपके फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिक चीज़ों को, उन चीज़ों को जो कि ज़मीन के अंदर कुदरती तौर पे मौजूद हैं, वो क्योंकि कम्प्लेक्स हालत में हैं, वो मुख्तलिफ़ केमिकल्स के साथ मिक्स करके उन्होंने कोई बॉन्ड बनाया हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं जानदार, ये उन ऑर्गेनिक चीज़ों को जो कि कम्प्लेक्स शक्ल में होती हैं उनको तोड़ फोड़ करते हैं, उनको सादा शक्ल के अंदर लेकर आते हैं और उस सादा शक्ल को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो हज़म करते हैं। तो ये डिफरेंस है सेप्रोट्रॉफ्स और डीकम्पोजर्स का, कि सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि डेड चीज़ों से या गली सड़ी चीज़ों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, जबकि डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक चीज़ों को कम्प्लेक्स से सिंपल के अंदर कन्वर्ट करके अपनी खुराक हासिल करते हैं। दोज आर डीकम्पोजर्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर होस्ट से फ़ायदा हासिल करते हैं और बदले में होस्ट में बीमारी पैदा करते हैं, उनको आप कहते हैं पैरासाइट्स। जैसे बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन इंसान की बॉडी के अंदर होते हैं, हाथ में इन्फेक्शन हो जाना, पाँव में इन्फेक्शन हो जाना, स्किन पे इन्फेक्शन हो जाना, ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और पौधों की बॉडी पे भी फंजाई बहुत सारे इन्फेक्शन जो है वो पैदा करती है। तो वो जो इन्फेक्शन होते हैं वो पैरासाइट की वजह से होते हैं। ठीक है। जानदार की बॉडी के अगर ऊपर रहेगी तो वो पैरासाइट होगी, अगर बेजान की बॉडी के ऊपर ज़िंदगी गुजारेगी तो वो सेप्रोट्रॉफ्स होगी, और अगर कम्प्लेक्स चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल ऑर्गेनिक चीज़ में कन्वर्ट करके अपनी खुराक हासिल करेगी तो वो डिकम्पोजर्स होगी।
ठीक है जी। तो ये तीनों डिफरेंस हैं और इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये वाइवा में पूछी जाती हैं आपसे टर्म्स के सेप्रोट्रॉफ्स और पैरासाइट में क्या फ़र्क है। वो आपसे पूछेगा कि सपोज करें आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि जिस फंजाई ने आपकी बॉडी पे इनटेक किया है, आपकी बॉडी पे को टेक ओवर किया है, तो वो सेप्रोट्रॉफ्स हुई या पैरासाइट हुई। अब क्योंकि आप जिंदा हैं, ठीक है, तो वो सेप्रोट्रॉफ्स तो नहीं हो सकती, तो वो कौन सा मल हुआ, वो पैरासाइट है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है। या वो पूछ सकते हैं कि सपोज करें ये आपकी सॉइल है, इसके ऊपर कोई फंजाई जो है वो इससे अपनी खुराक हासिल करती है, तो मुझे बताएं कि जो प्रोसेस है वो क्या है, वो सेप्रोट्रॉफ है, वो डिकम्पोजर्स है। तो आप कहेंगे कि वो डिकम्पोजर्स है क्योंकि सॉइल की बात की है, उसने किसी डेड बॉडी की बात नहीं की। उसके बाद कुछ डिजीज़ आ जाती हैं कि जो आपके फंजाई हैं वो कौन कौन सी बीमारियां जो है वो पैदा करते हैं। तो फंजाई जो है उनकी बीमारियों की अगर हम बात करें तो फंजाई जो है वो टोबैको क्या है, तंबाकू। तंबाकू के पौधे के ऊपर या तंबाकू के पत्ते के ऊपर फंगस लगती है, तंबाकू को ख़राब करती है, जिससे बड़ी बड़ी तंबाकू की फसलें ख़राब हो जाती हैं। उस बीमारी को हम कहते हैं ब्लू मोल्ड। ठीक है जी। तंबाकू पे जो फंजाई लगती है, उससे जो बीमारी होती है तंबाकू के पत्तों के ऊपर लगती है, उसको आप कहते हैं ब्लू मोल्ड की बीमारी। उसके अलावा आप पोटैटोज़ के ऊपर भी जो है वो आपकी फंगस जो है वो एक्ट करती है, और पोटैटो या आलू के ऊपर जो फंगस लगती है उसको हम कहते हैं लेट ब्लाइट। अब ये लेट ब्लाइट जो है ये बीमारी का नाम है, ब्लू मोल्ड भी बीमारी का नाम है। अब पोटैटो के जो आपके आलू के पत्ते होते हैं उनके ऊपर भी फंगस लगती है, और बाकायदा आलूओं के ऊपर भी ये फंगस लगती है, जिससे आलू जो है वो काले रंग के हो जाते हैं, डार्क ब्राउनिश हो जाते हैं, और उनके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो थर्ड बीमारी आती है वो आती है ग्रेप्स के ऊपर। ठीक है जी। अंगूरों के बागात में बहुत ज़्यादा फंगस लगती है, और उसकी बीमारी को हम कहते हैं डाउनी मिल्डो। ठीक है जी। ये अंगूर बाकायदा अंगूरों पे भी लग सकती है और अंगूरों के पत्तों के ऊपर भी लग सकती है, जिसकी वजह से ग्रेप्स की जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है, जो अंगूर होते हैं उनमें कीड़े लग जाता है। तो ये डिजीज़ आपने याद करनी है। वो पूछ सकते हैं कि लेट ब्लाइट किसकी बीमारी है, टोबैको की, पोटैटो की, या ग्रेप्स की। या वो पूछ सकते हैं कि ग्रेप्स की बीमारी का क्या नाम है, ब्लू मोल्ड, लेट ब्लाइट या डाउनी मिल्ड्यू। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बीमारी है वो किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है जी। तो आपका फंजाई का टॉपिक जो है वो कवर हो गया है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जा सके। थैंक यू सो मच।